Hello students, welcome back to my channel, and in today's video we are going to see transportation class 10. Okay, in my previous video we had discussed about chapter respiration, and today we are going to start with transportation. Okay, so let's get started. First of all, let me define transportation. Transportation is movement of nutrients and other substances in your body. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? आपकी बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कोई भी दूसरे सब्सटेंस का मूवमेंट या उसको सर्कुलेट करना, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. आप इसे सर्कुलेशन भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हैं हम इसे? सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं. ओके, अब ट्रांसपोर्टेशन इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का. ठीक है, प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दो चीज़ों से होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको हम दोनों को बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स. क्या बोलते हैं हम दोनों को? वैस्कुलर बंडल्स, या हम इनको बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़. और एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग दो सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम. क्या पढ़ेंगे हम लोग? दो सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. ओके, तो पहले हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में जब हम शुरू करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से, so your circulatory system consists of blood vessels and heart. तो आपकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर तीन चीज़ें आएगी, ब्लड वेसल्स और हार्ट. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लड. ठीक है, तो ब्लड को हम पहले तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्लाज्मा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. ठीक है, अब आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. ये टर्म्स कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो हमें क्या याद रखना है? आरबीसी को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट. डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट. और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, तो ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. अब प्लाज्मा जो है ये आपके ब्लड में होता है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%. कितना है प्लाज्मा? 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हैं? 45%. अब ये जो प्लाज्मा जो 55% है उसमें भी 90% होता है वाटर. क्या होता है? 90% वाटर. ठीक है, 8 to 10% इसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स. क्या होते हैं? 8 to 10% प्रोटीन्स. अब कौन से प्रोटीन्स है? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फिब्रिनोजेंस. कौन से प्रोटीन्स है? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फिब्रिनोजेंस. इसके अलावा 1% इसमें होते हैं हॉर्मोन्स, वेस्ट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सॉल्ट वगैरह सब आ जाएगा. ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको तीन प्रोटीन्स बताए, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फिब्रिनोजेंस, इसमें से जो एल्ब्यूलिन्स है इनका काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना. क्या होता है एल्ब्यूमिन्स का काम? ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना. ग्लोब्यूलिन्स क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते. क्या करते ग्लोब्यूलिन्स? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते. और फिब्रिनोजेंस क्या करते? दे हेल्प इन
ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम दोबारा से प्लाज्मा देख लेते हैं। ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा, उसमें से 90% प्लाज्मा में होता है वाटर, 8 to 10% होते हैं प्रोटीन्स। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स, फिब्रिनोजेंस आर मेजर प्रोटीन्स। एल्ब्यूलिन्स क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखते हैं। ग्लोब्युलिन्स इम्यूनिटी देते हैं और फिब्रिनोजेंस ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अदर 1% है हार्मोन्स, वेस्ट और दूसरे न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो आई होप प्लाज्मा इज क्लियर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या है। ओके, ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल। ठीक है, अब मैंने आगे एक वीडियो में डिस्कस किया था कि इसे सेल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जो आरबीसी होता है वो डी न्यूक्लिएटेड होता है मैमल्स में। डी न्यूक्लिएटेड इन मैमल्स का मतलब ये है कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। रीज़न ये है जिससे कि ये ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एक्सेप्शन है, कौन सा आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, तो वो है कैमल एंड लामा। ठीक है, इनका आरबीसी कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। बाकी सारे मैमल्स का आरबीसी होता है डी न्यूक्लिएटेड। अब मैं अगर शेप की बात करूँ तो आरबीसी का शेप कैसा है, डिस्कॉइडल शेप बोलते हैं हम इसको। ठीक है, या आप इसे बोल सकते हो बाई कॉन्केव। कौन सा शेप बोल सकते हैं हम लोग इसको, बाई कॉन्केव। ओके, आरबीसी का जो कलर है दैट इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। कहाँ पे होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, बोन मैरो। क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो आरबीसी खुद से डिवाइड नहीं हो सकता, आरबीसी फॉर्म होता है और डिस्ट्रॉय होता है। आरबीसी की लाइफ स्पैन है ऑन एन एवरेज 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसी डेथ होके डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन। स्प्लीन को बोला जाता है बरियल ग्राउंड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं हम स्प्लीन को, बरियल ग्राउंड ऑफ आरबीसी। ठीक है, बरियल ग्राउंड ऑफ आरबीसी। कहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा, स्प्लीन। स्प्लीन कहाँ पे है, तो लिवर की साइड में एक छोटा सा ऑर्गन होता है दैट इज स्प्लीन। ठीक है, या इसे फ्यूनरल ग्राउंड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। ओके, आरबीसी या आप मैंने अभी डिस्कस किया इसको क्या बोल सकते हो, एरिथ्रोसाइट। ओके, तो ये हमने आरबीसी के कुछ फीचर्स डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे कि आरबीसी के फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस में सबसे पहला है कि आरबीसी क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन। व्हाट डज आरबीसी डू, कैरी ऑक्सीजन। या हम बोल सकते हैं कैरी ऑक्सीजन ना बोल के हम बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन, जहाँ जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होता है एक हीट मेंटेन होती है, तो इसका काम हो गया थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये आया समझ में। तो ये हमने मेजर फंक्शंस देख लिए हैं आरबीसी के। ओके, तो यहाँ पे आरबीसी कंप्लीट होता है। आई होप आरबीसी इज़ क्लियर। कोई भी डाउट तो नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और अगर आपने मेरे आगे वाले वीडियोस देखे हैं और आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं WBC। ओके, तो जो WBC है इसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट। ठीक है,
अब आपने बचपन से देखा होगा कि WBC जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है। WBC को हम बोलते हैं फाइटर सेल्स। क्या बोलते हैं हम? फाइटर सेल्स, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। व्हाट डू वी कॉल देम? सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। क्यों हम ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, ठीक है, आपको इम्यूनिटी देने के लिए। तो ये सब रीजंस की वजह से WBC बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने जहाँ पे RBC डिस्कस किया तो आपको मैं एक नॉर्मल काउंट बता देती हूँ। RBC का काउंट कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसका मतलब है 1 mm³ में 5 to 5.5 मिलियन RBC प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको अचानक से RBC का काउंट इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप WBC का काउंट देखो तो आप एक आइडिया लगा पाओ। नाउ WBC आर 5,000 to 12,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है RBC और WBC के काउंट में, क्योंकि RBC जो है ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ओके। अब WBC जैसे मैंने बताया कि सोल्जर्स है, इन्फेक्शन से लड़ते हैं। WBC का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। कहाँ पे होता है WBC का फॉर्मेशन? बोन मैरो में, ठीक है। WBC की लाइफ स्पैन कितनी है? तो इट डिपेंड्स 5 to 45 डेज। इन्फेक्शन आ रहा है आपकी बॉडी में, नहीं आ रहा है, आपकी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है उस पर डिपेंड करती है उसकी लाइफ स्पैन 5 to 45 डेज, ठीक है। अब अगर आपकी बॉडी में WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। WBC कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड, यानी इनके पास न्यूक्लियस है, तो ये अपना खुद से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, या हम जिसे साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब क्या हुआ? WBC का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ओके। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ WBC। WBC कितनी टाइप्स के होते हैं, ओके। सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ WBC। WBC को सबसे पहले मैंने 2 टाइप में डिवाइड कर लिया है, ग्रैन्युलोसाइट एंड एग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट का मतलब है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, यानी अगर ये WBC आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसे अंदर ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। ए ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या है? यहाँ पे ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, ठीक है। तो ग्रैन्युलोसाइट में 3 टाइप है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, या इसे हम बोल सकते हैं एसिडोफिल। ए ग्रैन्युलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइडेड है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब इनको ये जो नाम दिए हैं वो इस बेसिस पे दिए हैं, बेसोफिल यानी कि ये बेसिक स्टेन को लेता है, इओसिनोफिल यानी कि वो एसिडिक स्टेन को लेता है, तो इसे एसिडोफिल भी बोल सकते हैं। न्यूट्रोफिल यानी कि न्यूट्रल, ओके। अब आपकी बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है न्यूट्रोफिल, और सबसे ज़्यादा भी प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल। ये करीब होते हैं 60%। कितने होते हैं न्यूट्रोफिल? 60%। अब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों का काम होता है फेगोसाइटोसिस करना। क्या काम होता है दोनों का? फेगोसाइटोसिस करना। फेगोसाइटोसिस का मतलब है अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उससे ये लोग एनगल्फ कर लेते हैं। क्या करते हैं? फॉरेन पार्टिकल को तुरंत से ये लोग एनगल्फ कर लेते हैं, ओके। सेकेंड हम बात करते हैं बेसोफिल की, ठीक है। बेसोफिल इज़ वेरी लेस, ओके। करीब ये 0.5 to 1% ही होता है, ठीक है। अब इसका काम है कि ये कुछ सिक्रीशंस देता है, जैसे कि ये सिक्रीट करता है सेरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामाइन,
अब ये क्या सिक्रीशन है वो मैं आपको बताऊंगी। सेरोटोनिन जो है ये आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड में रिलीज़ होने की वजह से आपके अंदर हैप्पीनेस लेकर आता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस हार्मोन, ठीक है। और बहुत सारी डार्क चॉकलेट्स में सेरोटोनिन ऐड होता है, तभी जो हम फील नहीं करते कि डार्क चॉकलेट खाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, यू फील प्लेजर फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। या आप जो एंटी डिप्रेसेंट्स की दवाइयाँ आती है उसमें भी सेरोटोनिन ऐड किया गया है बिकॉज इट कंटेन्स हैप्पीनेस हार्मोन, ओके। उसके बाद है हेपेरिन। अब हेपेरिन जो है ये एंटी कोएगुलेंट है। क्या है हेपेरिन? एंटी कोएगुलेंट। इसका मतलब है ये आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, ओके। हिस्टामाइन है। हिस्टामाइन जो है ये आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस देता है। इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर चुका है, या मान लीजिए आपकी स्किन है, आपने स्किन पे कुछ केमिकल अप्लाई करा है, कुछ क्रीम वीम लगाई है और आपकी स्किन उसे नहीं टॉलरेट कर पा रही है, तो आपको कैसे बताएगी? तो एलर्जिक रिएक्शंस दे के बताएगी आपको। वहाँ पे रैशेज होंगी, इचिंग होगी, जलन होगी। तो दिस एलर्जिक रिएक्शंस शो द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल ऑन योर बॉडी, ओके। तो ये तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाव कमिंग टू एसिडोफिल, अगेन एसिडोफिल इज़ 2 to 5%, ये भी बहुत ही कम है, या इसे हम बोलते हैं इओसिनोफिल। ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल जब भी होता है तो ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, जिसकी वजह से आपको फीवर वगैरह आएगा, और टेम्परेचर राइज करके वो फॉरेन पार्टिकल को मारने की कोशिश करता है, ठीक है, ओके। मोनोसाइट मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं। लिम्फोसाइट, ठीक है, इसमें है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। इनका काम है इम्यूनिटी देना, ठीक है। बी लिम्फोसाइट से फिर फर्दर टी लिम्फोसाइट बनते हैं। इसको हम किलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो भी पैथोजन है, जो भी बैक्टीरिया है, उसको मार देते हैं, ओके। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? किलर सेल्स। नाउ WBC इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने इतनी सारी इसमें कैटेगरीज देख ली, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स को देखेंगे, दैट इज प्लेटलेट्स, ओके। ओके, प्लेटलेट्स की मैं बात करूँ तो प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। किस में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। इसके पास होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी बहुत से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ विटामिन के भी रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। अगर आप में विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आप में ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं होगा। ऐसा इंसान, ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है प्रॉपरली, उसे हम बोलते हैं डिजीज़ हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं हम? डिजीज़ हीमोफीलिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होने की वजह से इनका जो ब्लड है क्लॉट नहीं होता। और ये फर्स्ट टाइम देखा गया था क्वीन एलिजाबेथ में, इसीलिए इसको बोला जाता है रॉयल फैमिली डिजीज़। रॉयल फैमिली डिजीज़ क्यों बोला? क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ है। अगर एलिजाबेथ में था तो उसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में आता जाएगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं रॉयल फैमिली डिजीज़। जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ प्लेटलेट्स कैसे ब्लड क्लॉट करते हैं।